नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 33। बातों बातों में जानकी भाभी जी कहने लगी, सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। शायद मेरी देवरानी ने ही बनाई होगी, तभी इतना स्वादिष्ट लग रही है। मोहन किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप खाना खाकर उठ गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। परंतु उसे नींद नहीं आ रही है। कभी इस करवट तो कभी उस तरफ करवटें लेकर रात बिताने लगा। बाहर चांदनी रात है, कभी तो बाहर चांदनी रात में थोड़ा टहल कर आ गया और सो गया। सोचने लगा, अब तो नींद की रानी भी कहीं गायब हो गई है और नींद भी भला कैसे आएगी, वह भी तो चिंतामणि के घर में कैद हो गई है। यहाँ पर मैं सुलोचना को लेकर सोचने में विवश हूँ तो वहाँ सुलोचना मुझे लेकर सोचने में विवश है। पता नहीं अब वह कहाँ होगी। कह रही थी कि रात को 10-11 बजे ट्रेन आएगी, उसी ट्रेन से चलने होंगे और अगले दिन सुबह 10 बजे वह सुमेरपुर स्टेशन पर पहुंचेगी। वहां से टांगा लेकर घंटे भर चलने के पश्चात अपने घर को पहुंचेगी। इसका मतलब है कि वह लोग शायद इस समय ट्रेन में बैठे होंगे। अच्छी बात है, ट्रेन में थोड़ा आराम तो कर लेगी, मगर यह भी कोई आराम है? वह भी तो मेरे ही ख्यालों में खोई रहेगी, रात भर भींगे कपड़ों में रहेगी और ऐसा ना हो कि घर तक पहुँचते पहुँचते उसे बुखार आ जाए। ऐसे में उसे आराम कैसे मिलेगी? मगर मैं चाह कर भी तो कुछ नहीं कर सकता। शायद यह सभी कुछ भगवान के ही इच्छा है। सोचते हुए पूरी रात कहाँ से निकल गया मोहन को पता ही नहीं चला। ऐसे में वह सुबह जल्दी उठकर चुपके से किसी को कहे बगैर नदी के घाट में चला गया। मन ही मन सोचने लगा, किसी को क्या बताना। माँ जी से भी रात को बात हो गई थी, ऐसे में सुबह सुबह किसी को तंग क्या करना। मैं बाजार में ही कुछ खा लूंगा। मोहन घाट पर जाकर बैठे सवारियों का इंतजार करता रहा। ऐसे में उसे बार बार सुलोचना तथा बीते दिनों की याद सताने लगा और सुलोचना की याद में खोया रहा। इधर सुबह को काफी देर तक इंतजार करने के पश्चात जानकी भाभी अपने देवर जी के बारे में सोचने लगी, अरे अब तो दिन बहुत चढ़ गई है, मोहन अभी तक सो रहा है, शायद गहरी नींद में होगा। ऐसे में उसे जगाना उचित नहीं होगा, मगर दिन तो बहुत चढ़ गई है, इतनी देर तक भी सोकर क्या करेगा। सुबह की खाना बन गई है, अगर सोना हो तो खाना खाकर सो जाएगा। जानकी भाभी आवाज लगाती रही। तब तक माँ जी भी अपना काम वगैरह निपटा कर आ गई तो बहू जानकी कहने लगी, माँ जी देखिए तो जरा मोहन भैया अभी तक उठे क्यों नहीं। जवाब में माँ भवानी देवी कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर उठा नहीं तो उसे आवाज लगाकर उठा ले, मैं जरा कुछ काम निपटा कर आती हूँ। तभी जानकी भाभी मोहन के कमरे में जाकर देखा तो मोहन वहाँ पर नहीं है। ऐसे में आवाज लगाकर कहने लगी, माँ जी भैया तो यहाँ नहीं है, कब उठ गए। फिर से जानकी जोर से आवाज लगाकर अपनी सासू माँ को कहने लगी, माँ जी मोहन भैया तो अपने कोठरी में नहीं है। ऐसे में भवानी देवी बिना किसी शंका के कहने लगी, कोई बात नहीं, वह तो वैसे भी जल्दी उठ जाता है, शायद घाट पर चला गया होगा। शंका जाहिर करते हुए बहू कहने लगी, मगर बिना किसी से कुछ कहे, बिना खाए पिए। जवाब में भवानी देवी फिर से कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, गया होगा तो फिर अपने से आ जाएगा, तू चिंता ना कर। भवानी देवी मन ही मन सोचने लगी, शायद उसे उस लड़की की याद आ रही होगी जो कल को अपने घर को चली गई है। उसे उस लड़की से प्यार हो गई है, मैं समझती हूँ। ऐसे में ऐसा होता ही है, 2-4 दिन तो उसका मन दुखी रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस विषय में हम लोग कर भी क्या सकते हैं। ऊपर वाला मालिक है, जो भी करना है उसे ही करनी होगी। मोहन शायद घाट तक गया होगा, शायद उसे अब अकेलापन सता रही होगी। अगर घाट पर गया है, नाव तो चलाना है, फिर से समय पर घर में आ जाएगा। इसके अलावा इस समय वह कहाँ जाएगा। अगर समय मिला तो मैं खुद ही घाट पर चली जाऊंगी, अगर मिल गया तो रोटी पहुंचाकर आ जाऊंगी, खा लेगा। इतने में जानकी की नजर पड़ जाती है बिस्तर के पास रखे पोटली पर।
और सोचा कि शायद उसमें कपड़े वगैरह होंगे, गंदी हो गई होगी, कोई बात नहीं, जब मैं नहाने जाऊंगी तो उसे भी धो दूंगी। सोचते हुए पोटली को कमरे से बाहर लाकर खोलने लगी। तभी उसे पोटली में रखा कुछ पैसा मिला, साथ में कुछ कांच की चूड़ियां, कुछ खिलौने और मिठाई की डिब्बा भी मिले, साथ में एक चिट्ठी भी। उत्सुकतावश जानकी चिट्ठी को पढ़ने लगी और सोचने लगी, शायद यह चिट्ठी सुलोचना की लिखी हुई होगी। मोहन बाबू, सबसे पहले मेरी प्रणाम तथा प्यार स्वीकार कीजिएगा। माँ जी को, भैया भाभी को मेरी प्रणाम तथा प्यारा बिट्टू को मेरी ढेर सारे प्यार दीजिएगा। मैं यहाँ पर कुछ कांच की चूड़ियाँ रख रही हूँ भाभी जी के लिए, उन्हें दे दीजिएगा। बिट्टू के लिए कुछ खिलौने हैं, उसे दे दीजिएगा। और कुछ मिठाइयाँ सभी मिलकर खा लीजिएगा। कुछ पैसे और है, इससे बिट्टू के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीद लीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास और देने को कुछ भी ना रहा, आता बुरा ना मानिएगा। साथ थोड़ा प्यार ही है जो देने को है, परंतु उसे दिखा नहीं सकती। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर ऐसा दिन देंगे तो जरूर उसे भी देख लीजिएगा। इस समय भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा प्यार सार्थक तथा वास्तविक रूप ले, ताकि मैं आप सबको खुशी से रहते हुए देख सकूं और आप सभी का पूर्ण रूप से तन मन से सेवा करने का अवसर भगवान मुझे दे, ताकि अपनी भक्ति तथा प्यार से सभी के मन में जगह बना सकूं और अपने जन्म को सार्थक समझ सकूं। आगे यह बात सत्य है कि सभी ईश्वर की इच्छा है, उनकी इच्छा के आगे हमारा बस नहीं चलता, इसी से ही संतोष करना होगा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब खुश रहे। मुझे भूल जाने की कोशिश कीजिएगा, कहना शायद अपराध होगी, फिर भी इसके अलावा कहने की और क्या रह गई है। अंत में आप सभी के सुखी जीवन की कामना करते हुए समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। आपकी प्यारी सुलोचना। सुलोचना के चिट्ठी को पढ़ते हुए जानकी मन ही मन बहुत भावुक हो गई और सोचने लगी, कुछ भी हो सुलोचना एक अच्छी लड़की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब समय के साथ साथ उसके जीवन में जो भी उथल पुथल हुई है वह तो बहुतों के साथ होती है, परंतु उसके विचार किए बिना किसी के अच्छे बुरे गुणों की विश्लेषण करना मुश्किल होती है। कभी कभी ऐसी लड़कियां अच्छी होती है, परंतु सभी के विचार अलग अलग होती है। आता हमें भी इस विषय पर कुछ सोचने की जरूरत होगी, नहीं तो यह दोनों दूर दूर रहकर पूरी जीवन भर दुखी होते रहेंगे और उस दुखों के अग्नि कहीं किसी के जीवन के साथ साथ परिवार को भी तबाह कर सकती है। आता इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। मुझे इस विषय में माँ जी से तथा बिट्टू के पापा जी से भी बात करनी होगी, ताकि इस विषय में समझा बुझाकर माँ जी राजी करवा सकें। जानकी खिलौने और चूड़ियों को देखकर भावुक हो जाती है। ऐसे में बहुत देर तक यूं ही बैठी रही और सोचने लगी। समय बीतता गया, जानकी यूं ही बैठी रही, पास ही बिट्टू खेलता रहा। काफी देर बाद सासू माँ भवानी देवी वहां पहुंच गई और बहू को टोकते हुए कहने लगी, क्या हो गई है बेटा, ऐसे क्यों बैठी है, क्या बात है। तभी जानकी धीरे से कहती है, कुछ नहीं माँ जी, ऐसे ही बैठी हूँ। शंका भरी लहजे में सासू माँ कहने लगी, कुछ तो बात है, तू ऐसे बैठी है, लगता है कि तू किसी गंभीर विषय को लेकर भावनाओं के अतल गहराई में डूबी हुई है। तब तक भावनाओं में आकर जानकी के आंखें छलकती हुई दो चार बूंद आंसू टपक पड़े। जानकी कोशिश करते हुए भी सासू माँ से छुपा ना सकी। ऐसे में भवानी देवी फिर से पूछने लगी, क्या बात है बेटा, तू तो किसी गहरी सोच में डूबी है, बता क्या बात है। सासू माँ के जबरदस्ती करने पर जानकी ने धीरे से कहने लगी, माँ जी, मैं यही सोच रही थी कि भगवान ने लड़कियों को इस धरती पर भेजती ही क्यों है। कोई भी ऐसे स्त्री नहीं होंगे इस पृथ्वी पर जिसे कोई दुख ना मिला हो। अभी देखिए ना, जीवन का क्या भरोसा, कब किसे इस दुनिया को छोड़कर जाने होंगे। एक पुरुष तो फिर भी अपने आप को प्रकृति की अनुसार ढाल लेता है, क्या कोई भी स्त्री ऐसा कर पाती है क्या। अब आप ही देखिए ना, आपको कितना तकलीफ हो रही है। आज अगर बाबूजी होते तो इस संसार का हाल ही कुछ और होती, आपको इतना तकलीफ ना सहनी होती।
भावनाओं में आकर भवानी देवी कहने लगी, हाँ बेटा, यह बात सत्य है। आज तक 10 वर्षों में मैंने जो तकलीफ उठाई हूँ वह क्या कम है, मगर मुझे लग रही है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। कहते हुए अपने पोते को अपने गोदी में उठाकर खिलाने लगे। तभी जानकी कहने लगी, मुझे उस सुलोचना की याद आ रही है, बेचारी बहुत दुखी है। भवानी देवी कुछ देर चुप रहकर सांत्वना भरे लहजे में कहने लगी, बेटा, यह दुनिया बहुत विचित्र है। सभी लोग किसी न किसी तरह से दुखी है, खुश कोई भी नहीं है। जिसे जो मिला है उसे अपनी किस्मत समझकर संतोष करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे कोई भी कभी सुखी नहीं कर सकता। अब देखो ना हमारे पास क्या है, थोड़ी सी खेत जिसमें साल भर की अनाज तक नहीं होती। राधा बल्लभ अपने काम से घर परिवार छोड़कर दूर दूर भटकता रहता है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।